नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का प्रश्न पत्र, जो बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत 30 जनवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था। ये एग्जाम जो है 35% कोटा के तहत कंडक्ट किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे। इन 110 प्रश्न में से जो था प्रोफेशनल सब्जेक्ट, इस्टेब्लिशमेंट नियम और राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जो राजभाषा से संबंधित प्रश्न थे वो 10 थे और बाकी 100 प्रश्न जो था वो कंपलसरी था, यानी कि इसको हल करना था। इसमें से हम लोगों ने 25 प्रश्न को हल कर लिए हैं, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 26 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है मैच द फ्लोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। पास नियम और विवरण, यानी कि जो पास नियम है उसमें बहुत सारे जो है नियम दिया गया है। नियम 1 है, नियम 2 है, नियम 3 है। पास नियम जो है 1986 में लागू किया गया था। उसी 1986 में जो पास नियम लागू किया गया था उसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी कि जैसे नियम 3 में इनमें से पास के प्रकार है कि पास जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी का पावर है, पास का मौद्रिक मूल्य है, या गैर रेलवे कर्मचारियों का पास। नियम 4 क्या है, नियम 12 क्या है, तो इसी से संबंधित हम लोग जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ पीडीएफ लेकर आया हूं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल 3। तो यहाँ पे पास नियम का जो है मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि रेलवे सर्वेंट पास रूल 1986, जो एडिशन 1993 है, इसमें पास रूल उसी तरह से जैसे पास रूल 1 में जो दिया हुआ है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, नियम 1 में ये काम होता है। नियम 2 में जो है डिफिनीशन है, इन द रूल है, अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड है। उसी तरह से नियम 3 जो है, नियम 3 हम लोग देखते हैं। नियम 3 में जो दिया है ऑफिसर या अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू एंड साइन ए पास या पीटीओ, यानी पास पीटीओ को अथॉरिटी करने के लिए जो ऑथराइज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका दिया है। तो यहाँ पे देखिए नियम 3, तो नियम 3 में अथॉरिटी हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी रूल 3 यानी ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में ही ए का 2 है, बाकी सब कहीं नहीं मिल रहा है। फिर हम लोग कंफर्म करते हैं रूल 4 में क्या दिया हुआ है। तो रूल 4 में जो है काइंड्स ऑफ पास, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रूल 4 काइंड्स ऑफ पास, यानी कि 4 का 1, बी का 1, तो बी का 1 सही है। फिर हम लोग देखते हैं रूल 12। रूल 12 में, तो रूल 12 जो है हम लोग देख लेते हैं। रूल 12 पास या पीटीओ फॉर नॉन रेलवे सर्वेंट, रूल 12 में होता है पास या पीटीओ नॉन रेलवे सर्वेंट। तो यहाँ पे 12 में पास पीटीओ ऑफ नॉन रेलवे, यानी कि सी का 4, तो सी का 4 यहाँ है। और रूल 15 में दिया होगा कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पास, यानी कि यहाँ पे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं रूल 15 इनकम टैक्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पास यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है छात्रावास सब्सिडी के रूप में प्रति माह कितने निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज फिक्स अमाउंट पर मंथ इन पेड एज हॉस्टल सब्सिडी। जो हॉस्टल सब्सिडी होता है वह हॉस्टल में रह के बच्चा अगर अध्ययन कर रहा है तो उसको एचएस यानी कि हॉस्टल सब्सिडी मिलता है। और एक होता है सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जो सीईए होता है वह जीवित प्रथम 2 बच्चों के लिए मिलता है, और ये पहले 2250 रुपया मिलता था। 1/1/2024 से पहले इसका जो रेट था 2250 रुपया पर मंथ, या 27,000 रुपया जो है ईयरली, यानी एक बच्चे को 27,000 रुपया ईयरली मिलता था, या 2250 रुपया पर मंथ। लेकिन जब हमारा डीए जो है 50% से अबव हो गया तो इसमें भी 25% की वृद्धि कर दिया गया। तो ये बढ़ के अगर 2250 का 25% निकालेंगे तो ये आएगा 2812 रुपया 50 पैसा।
उसी तरह से हमारा जो हॉस्टल सब्सिडी था 1/1/2024 से पहले वह 6750 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता था, लेकिन इसमें भी डीए 50% होने के बाद इसमें भी 25% की वृद्धि कर दिया गया, और अगर आप इसका 25% निकालेंगे तो ये आएगा 8437 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे व्हाट इज फिक्स अमाउंट पर मंथ पेड एज हॉस्टल सब्सिडी, यानी हॉस्टल सब्सिडी की बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो एक्चुअल ऑप्शन हमारा आता है 8437 रुपये 50 पैसा, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे 50 पैसा दिया रहता तो हम लोग इसको ऑप्शन के रूप में सही कर देते, लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया है, तो हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, आईआरसी का कौन सा अध्याय स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है? जो हमारा आईआरईसी है उसका कौन सा अध्याय, विच चैप्टर ऑफ आईआरईसी इज रिलेटेड टू स्टाफ बेनिफिट फंड? जो आईआरईसी है वह उसका 2 वॉल्यूम होता है। आईआरईसी आईआरईसी का जो है 2 वॉल्यूम होता है, एक होता है वॉल्यूम 1 और दूसरा होता है वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 के चैप्टर में जो है स्टाफ बेनिफिट फंड का मेंशन किया गया है, और ये चैप्टर 8 में दिया गया है। चैप्टर 8 में दिया गया है। आईआरईसी वॉल्यूम 1 को R1 के नाम से भी जानते हैं, और अगर आईआरईसी वॉल्यूम 2 को हम लोग R2 के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि R1 का फुल फॉर्म या R1 को किसके नाम से जानते हैं, किसका कोड है, तो इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड 1, और R2 का कोड होता है इंडियन रेलवे स्टेब्लिशमेंट कोड 2। मैं आप लोगों को चैप्टर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये आईआरईसी के चैप्टर 1 है। इसमें जो है हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 में जो है 8 नंबर चैप्टर जो है, देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है डिस्क्रिप्शन। इसका जो चैप्टर 8 है वो स्टाफ बेनिफिट फंड आईआरईसी के चैप्टर 1 के वॉल्यूम 1 में दिया गया। प्रश्न संख्या हम लोग 29, सीपी ग्राम का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीपी ग्राम? सीपी ग्राम का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एस से सिस्टम होता है, नॉट सॉफ्टवेयर होता है, और एम से जो है मॉनिटरिंग होता है, मॉनिटरी, यहाँ मॉनिटरी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सा ऐप रेलवे क्वार्टर की मरम्मत और रख रखाव के लिए शिकायत दर्ज करने से संबंधित है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऐप या एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू लोड द कंप्लेंट फॉर रेलवे क्वार्टर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस? तो सबसे पहले हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा RBMS। देखिए ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक ऐप बनाया गया है जो रेलवे क्वार्टर यानी रेलवे बिल्डिंग के मरम्मत संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है, R से होता है रेलवे, B से होता है बिल्डिंग, और M से होता है मेंटेनेंस, और S से होता है सिस्टम, रेलवे बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। इस पे जो है हम लोग अपने क्वार्टर संबंधित किसी भी प्रकार का शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसी तरह से होता है HMIS जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अभी हम लोग को रेलवे अस्पताल में रेलवे कर्मचारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है वो सभी ऑनलाइन हो गया है, और जो ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा जाता है उसी का नाम है HMIS। तो HMIS जो है हॉस्पिटल में लागू किया गया है। HRMS के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हमारा बहुत सारा मॉड्यूल जो है HRMS के अंतर्गत आ गया है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है IRPSM। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये 4 चीज रहा, और इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर जो है हमारा C नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, कवच का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कवच? देखिए भारत सरकार के द्वारा एक कवच जो है डिवाइस बनाया गया है, जिसका मुख्य काम है दो ट्रेनों के बीच जो है टक्कर को रोकना।
तो इसका जो है टकराव को रोकना इसका एक ये भी मुख्य काम है। सुरक्षा बढ़ाना, यानी जब टक्कर दो ट्रेनों के बीच के टक्कर को रोकेगा तो सुरक्षा ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद इम्प्रूव इफिशियंसी यानी दक्षता में सुधार, ये भी हो जाएगा। तो इसके अनुसार जो है ये सभी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कवच से संबंधित कुछ बातें हैं, इससे संबंधित के एटीसी पूछा जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। एटीसी क्या है? तो एटीसी होता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। एटीसी जो है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। जो कवच को जो डिजाइन किया गया है एटीसी को, ये आरडीएसओ के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होता है। आरडीएसओ जो है वह सेफ्टी से संबंधित एक संस्था है जो रेलवे के द्वारा रेलवे के लिए काम करता है। प्रश्न संख्या 32 है, अमान्य पेंशन क्या है? व्हाट इज इनवैलिड पेंशन? देखिए रेलवे में बहुत सारा पेंशन होता है। एक पेंशन होता है जो कर्मचारी का जो सामान्य उम्र होता है रिटायरमेंट का, वो 60 साल के बाद रिटायर कर जाता है, तो उसको जो पेंशन मिलता है उसको सुपर एनुएशन पेंशन मिलता है। तो वो एक प्रकार का पेंशन होता है। उसी तरह से कोई कंपल्सरी रिटायरमेंट कर जाते हैं तो उनको कंपल्सरी पेंशन मिलता है। तो उसी तरह से कोई कर्मचारी अपने सेवा काल में पूरा सर्विस नहीं कर पाता अपने स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देने के कारण रेलवे के जो डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा उनको पूरी तरह से अनफिट कर दिया जाता है, और अनफिट के कारण जो उनको पेंशन दिया जाता है तो उनको इनवैलिड पेंशन या अमान्य पेंशन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान, यानी कि पेंशन एडमिसिबल टू स्टाफ रिटायरमेंट ऑन मेंटल इन्फॉर्मिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या है 33, SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम कल्याण एवं राहत कोष की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? हु इज नॉमिनेटेड चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमिटी ऑफ जीएम वेलफेयर एंड रिलीफ फंड ऑफ SCR? तो इसका राइट आंसर जो है 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो कार्मिक विभाग के हेडक्वार्टर लेवल पे प्रमुख होते हैं। प्रश्न संख्या है 34, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्ति करने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? जो रिटायरमेंट के बाद रेलवे में कार्य करने के लिए इच्छुक होते हैं कर्मचारी, उनका पुनः नियुक्ति किया जाता है, तो उनका मैक्सिमम एज क्या होगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 65। प्रश्न संख्या है 35, किसी भी जीडीसी परीक्षा के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम सेवा अवलिक निवास अवधि क्या होना चाहिए? व्हाट इज मिनिमम सर्विस अवलिक रेसिडेंसी पीरियड इज रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर एनी जीडीसी एग्जाम? यानी कि जीडीसी एग्जाम जो होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें होता है कि जिस ग्रेड पे के लिए वैकेंसी निकाली गई है उस, जैसे 42 ग्रेड पे के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो 42 से नीचे जितने भी कर्मचारी हैं, यानी लेवल 5 हो, लेवल 4 हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 है या लेवल 1 है, ये सभी कर्मचारी जो है इस एग्जाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, और इसका कोई मिनिमम सर्विस पीरियड जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से, देखिए 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, नो एज लिमिट, यहाँ पे एज लिमिट की बात नहीं हो रही है, जबकि नो सर्विस पीरियड की बात हो रही है। अगर यहाँ पे नो सर्विस लिमिट की बात किया जाए तो ये राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है इस प्रश्न के अनुसार सही नहीं है, ये कोई भी ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर होना चाहिए था कि कोई भी न्यूनतम सेवा अवधि लागू नहीं है जीडीसी एग्जाम के लिए। प्रश्न संख्या 36 है, जेम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जेम? जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन नंबर 3C जो है राइट आंसर है। जेम जो है यह भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उसमें किसी भी प्रकार का अगर सर्विस लेना है या कोई प्रोडक्ट खरीद करना है तो वो जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदारी किया जाएगा। प्रश्न संख्या
37 है, निम्नलिखित में कौन सा प्लान हेड कर्मचारी कल्याण से संबंधित है? तो कर्मचारी कल्याण से जो प्लान हेड संबंधित होता है वह होता है 51। प्रश्न संख्या है 38। वर्ष 2024-25 के लिए एचबीए का फुल फॉर्म होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस पर लागू ब्याज दर क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 7.44। अब कुछ हम लोग समझते हैं कि एचबीए आखिर है क्या। एचबीए जो है यह कोई रेल कर्मचारी अपना जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाने के लिए जो है सरकार से एचबीए ले सकता है, या बना बनाया घर खरीदने के लिए भी एचबीए एडवांस सरकार से ले सकता है। एचबीए का जो प्रिंसिपल होता है उसको मिनिमम 180 मंथ यानी कि 15 वर्ष में चुकाना रहता है, और जो इसका इंटरेस्ट रहता है वो 60 मंथ यानी कि 5 वर्ष में चुकाना रहता है। अगर पूछा जाए कि ये एचबीए का कुल राशि यानी कि मूलधन प्लस ब्याज चुकाने का मैक्सिमम सीमा क्या है, तो 240 मंथ यानी कि 20 साल। अगर केवल पूछा जाए कि ब्याज चुकाने का पीरियड क्या है मैक्सिमम, तो 5 साल। मूलधन चुकाने का कितना है, तो 180 महीना यानी 15 साल। और ब्याज और मूलधन की बात किया जाए तो 240 महीना यानी कि 20 साल। प्रश्न संख्या है 39। 25 वर्ष पुराने मामलों से परे सीजीए को मंजूरी देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी हैं? हु इज कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू सैंक्शन सीजीए कंपनसेशन ग्राउंड अपॉइंटमेंट बियॉन्ड 25 ईयर्स ओल्ड केस, यानी कि 25 साल पुराना केस को कंपनसेशन यानी अनुकंपा के आधार पर नौकरी देना होगा। तो इसमें से कौन इलिजिबल यानी कि कौन जो है प्राधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकारी हैं? तो डीआरएम, जीएम, इनमें से कोई भी, इनमें से कोई नहीं। तो इससे संबंधित हम लोग एक उसका रूल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीजीए अपॉइंटमेंट संबंधित जो है मैं एक पेपर लिमिट किया है, टाइम लिमिट फॉर कंसीडर ऑन सीजीए बाय रेलवे बियॉन्ड 5 ईयर्स एंड अप टू 20 ईयर्स, यानी 5 साल से ज्यादा और 20 साल तक जो है वो डीआरएम, सीडब्ल्यूएम और एचओडी। और डिवीजन का केस है तो डीआरएम उसके लिए सक्षम अधिकारी हैं। अगर किसी प्रोडक्शन यूनिट का केस है तो वो जो है सीडब्ल्यूएम जो है उसके लिए कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है। बियॉन्ड 20 ईयर्स अप टू 25 टू बी डिसाइड बाय जीएम, डिसाइड करेंगे जीएम, देयर पर्सनल लेवल ओनली आर नॉट टू बी डिलीगेट फर्दर। ये 25 साल से अगर ज्यादा है और 25 साल तक है तो उसके लिए जो है जीएम जो है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है। और अगर 25 साल से ज्यादा है तो विथ पीरियड अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ पर्सनल रिकमेंडेशन ऑफ जीएम। अगर 25 साल से ज्यादा है तो उसके लिए रेलवे बोर्ड जो है ऑथोरिटी है, वो भी जीएम के पर्सनल रिकमेंडेशन के आधार पर। तो 20 साल पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएम। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे बियॉन्ड 25 ईयर्स ओल्ड केस की बात किया जा रहा है, तो इसके लिए जो है रेलवे बोर्ड जो है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अगर 20 साल से ज्यादा और 25 साल से कम रहता तो वो जीएम हो जाते, और 5 साल से ज्यादा और 20 साल तक रहता तो डीआरएम या सीडब्ल्यूएम हो जाते। प्रश्न संख्या 40। खेल में उत्कृष्टता के लिए खेल खाते पर अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है? हु इज कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट ऑन स्पोर्ट अकाउंट फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट, यानी कि खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एडवांस में इंक्रीमेंट किसके पावर से दिया जा सकता है? तो वो होते हैं जीएम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 41 है, बच्चों की शिक्षा भत्ता सीईए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी जो हॉस्टल सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए नंबर में दिया है कि सीईए और छात्रावास सब्सिडी का दावा कोई भी 2 जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है। बी में दिया है कि छात्रावास सब्सिडी केवल निवास से कम 50 किलोमीटर दूर स्थित आवासीय शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले बच्चे के संबंध में लागू होगा।
सी में दिया है कि दिव्यांग बच्चों के सीईए की प्रतिपूर्ति सामान्य दर से दोगुनी दर पर दिया जाएगा। तो देखिए इसका जो है ये राइट आंसर है। अगर चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस यानी कि सीईए 2250 रुपया पहले, अब होता है 2812 रुपया 50 पैसा। तो अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसको पर मंथ जो है 2812 रुपया 50 पैसा पर मंथ मिलेगा। अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो इसका दोगुना मिलेगा। लेकिन अगर वहीं हॉस्टल सब्सिडी के मामला में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उस मामला में दोगुना नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सिर्फ सीए के मामला में ही दिव्यांग बच्चों के लिए डबल होगा, हॉस्टल सब्सिडी के मामला में डबल नहीं होगा। तो अगर हॉस्टल सब्सिडी पूछा जाए तो वहां डबल नहीं होगा, सिंगल ही होगा, यानी नॉर्मल बच्चे और कोई हैंडीकैप्ड बच्चे दोनों को एक ही बराबर मिलेगा। तो ये सही है। जब भी हॉस्टल सब्सिडी मिलता है वह हॉस्टल जो होना चाहिए वह कर्मचारी के जो हेडक्वार्टर है उससे मिनिमम कम से कम 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो इसके अनुसार से ये भी सही है। अब ए नंबर में कह रहा है कि सीईए और छात्रावास सब्सिडी का दावा किसी भी दो जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है। तो ये किसी भी दो जीवित बच्चों के लिए नहीं किया जाता है, जबकि प्रथम प्रथम दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही किया जाता है। सपोज कीजिए किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 4 बच्चों में से प्रथम 2 बच्चों को छोड़ दिया और अंतिम दोनों बच्चों के लिए ले लिया, तो ये गलत होगा। जब भी उसको चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, प्रथम 2 बच्चों यानी कि 1 2 3 4, जो 1 नंबर का बच्चा है उसको और जो 2 नंबर का बच्चा है इसी दोनों को मिलेगा। ये नहीं कि 2 को बाईपास करके 3 को ले ले, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अनुसार से ये गलत है और इस क्वेश्चन के अनुसार से ये आंसर जो है सही है। प्रश्न संख्या 42 है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो 42 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, श्री सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ हैं। प्रश्न संख्या 43, रेलवे बोर्ड के महानिदेशक मानव संसाधन कौन है? हु इज डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स एट रेलवे बोर्ड? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्री आर राजगोपाल। प्रश्न संख्या 44 है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में होता है। प्रश्न संख्या है 45, गुमशुदा मामलों में रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति की अधिकतम अवधि क्या है? व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ परमिशन फॉर रिटेंशन ऑफ रेलवे क्वार्टर इन मिसिंग केस? अगर कोई कर्मचारी मिस हो जाता है तो उसके जो परिवार होते हैं, फैमिली होते हैं, उनको जो रेलवे क्वार्टर कर्मचारी के नाम से अलॉट था उस क्वार्टर को कितने दिनों तक नॉर्मल रेंट पे रख सकते हैं? तो ये होता है 36 मंथ। यही जो होता है क्वार्टर रिटेंशन में मिसिंग केस के मामला में सबसे अधिक पीरियड मैक्सिमम दिया जाता है 36 मंथ। और अगर डेट का केस है, अगर कोई कर्मचारी डेट कर जाता है तो उस केस में जो है 24 मंथ का नॉर्मल रेंट पे दिया जाता है। अगर कर्मचारी का उस शहर में अपना कोई मकान नहीं है तो 24 मंथ दिया जाएगा, और अगर कर्मचारी का उस शहर में अपना मकान है तो उनको नॉर्मल रेंट पे जो है 1 साल के लिए दिया जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। मिसिंग केस में 36 मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेट केस में 24 मंथ दिया जाएगा, लेकिन शर्त है कि उस शहर में उनका कोई मकान नहीं हो। प्रश्न संख्या है 36, पीडब्ल्यूबीडी में बी क्या है? तो पीडब्ल्यूबीडी में जो होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग पहले इसका एक पीडीएफ है मेरे पास, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। जो कर्मचारी जो है हैंडीकैप्ड है उनके रिजर्वेशन से संबंधित यह प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीडब्ल्यूबी में बी क्या है? तो बी जो है ये हो जाएगा बेंच मार्क, यानी इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ए नंबर। अगर पी की बात किया जाए तो पर्सन हो जाएगा, डब्ल्यू विथ हो जाएगा, डी हो जाएगा डिसेबिलिटी।
क्वेश्चन संख्या 47 है, प्राण नंबर में कितने अंक होते हैं। देखिए, प्राण नंबर का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये जो कर्मचारी होते हैं, जो भी एनपीएस में कर्मचारी एनपीएस के तहत जो है नौकरी कर रहे हैं, उनके नाम से एक प्राण नंबर अलॉट किया जाता है, जिसमें 12 डिजिट होते हैं। प्राण नंबर में जो है 12 डिजिट होते हैं। फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और ये नंबर जो है एनपीएस में कार्यरत कर्मचारियों को अलॉट किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है। देखिए, मैंने पहले ही इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। प्राण का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तब परमानेंट रिटायरमेंट आर्टिफिशियल नंबर है, ये नहीं होगा। पोस्ट रिटायरमेंट ये भी नहीं होगा। परमानेंट रेलवे अकाउंट नंबर ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो 12 डिजिट का होता है। ये भी आप याद कर लेंगे, जो इससे पहले वाला प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 49 है, किस नियम के तहत कर्मचारी की सेवा की समय समय पर समीक्षा की जाती है। तो ये नियम हो जाएगा FR56J। इस नियम के तहत कर्मचारी को समय समय पर सेवा की समीक्षा किया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि ये कर्मचारी काम करने योग्य नहीं है, तो उसको जबरन जो है सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है, यानी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो जबरन सेवानिवृत्ति किस नियम के तहत किया जाता है, तो FR56J नियम के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 50, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है 30 जनवरी। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती के लिए गांधी जयंती दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को गांधी जी का मृत्यु हुआ था, इसलिए उनके मृत्यु तिथि पे जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के लिए मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 51 है, पीएससी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीएससी का पूर्ण रूप जो होता है प्रोप्राइटर आर्टिकल सर्टिफिकेट। यह एक सर्टिफिकेट होता है जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है प्रोप्राइटर आर्टिकल सर्टिफिकेट। प्रश्न संख्या है, किस कार्यक्रम के लिए डीआरएम अनुमोदन प्राधिकारी हैं। तो ये हो जाएगा MWP। प्रश्न संख्या है, रेलवे में कार्यक्रम पर पिंक बुक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पिंक बुक ऑन वर्क्स प्रोग्राम इन रेलवे इज पब्लिश बाय। हमेशा याद रखेंगे कि पिंक बुक जो है वह रेलवे बोर्ड जारी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54 है, संविदा श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम कब लागू किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन। तो ये 1970 में लागू किया गया था। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, प्रशिक्षु अधिनियम वर्ष में पेश किया गया। किस वर्ष में जो है अप्रेंटिस एक्ट इज इंट्रोड्यूस इन ईयर। तो वर्ष 1961 में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में कौन सा फर्म टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए है। टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, तो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए जो है फर्म 26AS। और जो टैक्स कटता है उसके लिए टैक्स कितना बन रहा है किसी कर्मचारी का, उसके लिए फॉर्म 16 आता है। प्रश्न संख्या है 57, बोनस भुगतान अधिनियम कब लागू किया गया था। 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1965 में बोनस भुगतान अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 58 नंबर है, व्हाट इज पी इन पीएलबी। यानी कि पीएलबी का फुल फॉर्म में पी क्या है। तो पीएलबी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो पी जो है प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। इसमें से कोई भी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है, प्रमोशन नहीं होता है। पी से होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और एल होता है लिंक, LINKED लिंक्ड। और बी से जो होता है वो होता है बोनस। तो आप पीएलबी का फुल फॉर्म याद कर लेंगे।
प्रश्न संख्या 59 है, न्यायाधिकरण निम्नलिखित परिस्थितियों में डीएआर के निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं। तो प्रक्रियागत अगर चूक के कारण से हुआ है तब भी यह समीक्षा कर सकता है। जब प्राकृतिक न्याय के कानून का उल्लंघन किया गया है तब भी जो है इसका न्यायाधिकरण जो है समीक्षा कर सकता है। दी गई सजा किए गए अपराध के अनुपात से अधिक है तब भी कर सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रश्न संख्या है पितृत्व अवकाश, जिसको पैटर्निटी लीव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जो पुरुष कर्मचारियों को पैटर्निटी लीव मिलता है उनके बच्चे के जन्म होने पर, उसमें से कुछ सेंटेंस दिया गया है जो हम लोग को सही नहीं है चुनना है। इसे किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये सही है। जो लीव रूल है यानी कि आईआरईसी के चैप्टर 5 में जितने भी लीव रूल है उसके सभी छुट्टी के साथ जो है पीएल को जोड़ा जा सकता है, सिर्फ सीएल को छोड़कर। तो सीएल को जो है लीव रूल में काउंट नहीं किया गया है। तो अगर सीएल की बात किया जाए तो पैटर्निटी लीव के साथ सीएल को नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन जो लीव रूल में जितने भी छुट्टी दिया है, चैप्टर 5 में जितने भी छुट्टी है, उन सभी छुट्टी के साथ जो है पीएल को जोड़ा जा सकता है। यह 15 दिन का अवकाश है। बिल्कुल एक बच्चे के जन्मदिन पर जो है एक रेल कर्मचारी को 15 दिन का लीव दिया जाता है। इसका लाभ केवल बच्चे के जन्म के बाद ही लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा गलत है। अगर बच्चे के इशू डेट जो है सपोज कीजिए कि 15 मार्च को है, तो कर्मचारी चाहे तो 10 मार्च से भी अपना छुट्टी सैंक्शन करा सकता है। तो बच्चे के जन्म से कुछ दिन पहले भी यह लिया जा सकता है। तो ये आंसर जो है सही नहीं है। इसका लाभ केवल एक बार ही लिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका लाभ जो है केवल एक बार ही लिया जाता है, जो 15 दिन के लिए लिया जाता है। ऐसा नहीं कि 5 दिन अभी ले लिए और फिर ड्यूटी करके फिर 5 दिन, फिर ड्यूटी करके 5 दिन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 60 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो बना लिए थे जिसमें 25 प्रश्न को हल किए, और आज जो है हम लोगों ने 35 प्रश्नों को हल किए। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद, यानी इसके बाद जो है 60 प्रश्न और हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाने के बाद मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।